are moving to pricing. आप ही लोगों से पूछ रहा हूं बिकॉज मेरे को ऑलवेज प्रैक्टिकल बात करके ही अच्छा लगता है। जो हम लोग ट्यूशन फीस चार्ज करते हैं आप लोगों से, नाउ बी जेन्युइन व्हेन वी आर डिस्कसिंग प्रैक्टिकल, बी जेन्युइन कि जो ट्यूशन फीस स्किल लेवल पढ़ाने के लिए हम लोग आप लोगों से चार्ज करते हैं वो ट्यूशन फीस ठीक है क्या? बढ़ना चाहिए, गिरना चाहिए, क्या होना चाहिए? डोंट थिंक दैट यू एज अ कस्टमर द प्राइसेस शुड बी डाउन। वो तो सभी चीज हम लोग सोचते हैं पैसा कम। थिंक लॉजिकली। क्या केदार जी, ट्यूशन फीस बढ़ना चाहिए, गिरना चाहिए कि सेम रहना चाहिए? हम लोगों को जैसे आपने बोला इन्फ्लेशन फैक्टर लेके मार्केट इन्वायरमेंट, उसी हिसाब से प्राइसिंग होना चाहिए। तो पहले एक बार मार्केट इन्वायरमेंट में ही जाते हैं। मार्केट इन्वायरमेंट दो तरह का है। एक, जो भी स्टूडेंट लोग क्लासेस लेना चाहते हैं वो कितना पैसा फीस दे सकते हैं, वो कितना पैसा देने की इच्छा रखते हैं। और दूसरा, मार्केट में अगर कॉम्पिटिटर्स हैं तो वो लोग क्या प्राइसेस चार्ज करते हैं। इसमें दो बातें ध्यान देने की है कि generally since we are in the service industry, checking the quality of the service industry is very difficult task. आप कोई कंप्यूटर खरीदोगे, लैपटॉप खरीदोगे, कोई चीज सामान खरीदोगे तो क्वालिटी चेकिंग हो सकता है, लेकिन सर्विसेज का क्वालिटी चेकिंग बहुत झमेला वाला चीज है। फिर भी चलिए एक बार इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि मान लीजिए जैसे आप लोग क्लासेस कर रहे हैं, कोई और भी है जिसको क्लासेस करना है लेकिन नहीं ज्वाइन करते बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पेइंग दैट मच फीस विच आई एम चार्जिंग। या हो सकता है कि कोई कॉम्पिटिटर मेरे से कमती चार्ज करता है तो वो कॉम्पिटिटर के यहां ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब क्वेश्चन ये आया कि अगर मेरे को अपना ट्यूशन फीस डिसाइड करना है तो मेरे को ये देखना है कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, किसको मेरे को अपना सर्विस सामान बेचना है, वो लोग क्या चाहते हैं, और वो लोग जो चाहते हैं वो प्रोवाइड करने के लिए मैं उनसे क्या चार्ज कर सकता हूं, वो लोग कितना पैसा देने के लिए रेडी है। और मार्केट में अगर मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं तो वो लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, वो लोग का क्वालिटी कैसा है, उनका प्राइसिंग क्या है। सो नॉर्मली जेन्युइनली बात करना है। आई एम टॉकिंग प्रैक्टिकली, जिससे चैप्टर पूरा एक बार में ही खत्म हो जाए कि भाई जो भी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज इज अ फनी लैंग्वेज, बट चीज को समझेंगे तो आपको कोई भी फनी लगेगा ही नहीं, सिंपल लगेगा। सो मार्केट में कोई मेरे से कमती ट्यूशन फीस चार्ज करता है क्या? गरिमा क्या? सीएमए यूएस में नवीन जी क्या? आप लोग जेन्युइन रहिए एकदम, हम लोग प्रैक्टिकल डिस्कशन कर रहे हैं। बिकॉज गरिमा और नवीन सीएमए यूएस, केदार, रमनदीप और सोनाली आर एसीसीए स्टूडेंट। सो व्हाट? ज्यादा चार्ज करते हैं, यानी कि आपको कोई नहीं पता कोई मेरे से कम चार्ज करता है। यानी कि आप रिसर्च गड़बड़ किए, नहीं किए। ठीक, हमें पता है, आपको कैसे नहीं पता यार? क्या भाई रमनदीप? नहीं करना चाहिए ना यार, हो सकता है मेरे से बढ़िया हो। हाँ बोलिए सर। नहीं 4.5 लाख नहीं है, वो भी आप ज्यादा बोल रहे हैं। एक्चुअली क्वेश्चन ये आ रहा है मेरे से, माने गरिमा और नवीन, मैंने एक दिन देखा था, मैंने वहां पता नहीं लगाया कि बोलता है सीएमए यूएस 2000 रुपए में, द इंटायर पार्ट 1 इन 2000, इंटायर पार्ट 2 इन 2000 रुपीज, आई एम चार्जिंग 58,199। सो दैट तो देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। मेरे को नहीं पता कि उनके पास कौन फैकल्टी है, कौन पढ़ाता है, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। ऐसे ही देख रहे थे, सर्च कर रहा था, ऐसे ही जा रहा था, दिख गया यार कि 2000 में सीएमए यूएस पार्ट 1 क्लासेस। ओके, मे बी दे आर गुड, आई डोंट नो हाउ आई विल कम टू नो, ये तो पता नहीं चलेगा ना। लेकिन कोई ट्यूशन इंडस्ट्री में क्वालिटी चेक करने का तरीका क्या है यार? कैसे चेक करेंगे?
मेरे को ऐसा लगता है कि मान लीजिए मैंने बहुत सुंदर सुंदर राइटअप लिख दिया मेल में या व्हाट्सएप बना दिया या कोई डिजाइनिंग पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना दिया जिसको हम लोग ब्रोशर वगैरह बोलते हैं, और उसमें लिखा कि हमारे यहां पर बहुत महान फैकल्टी है, हम ऐसे पढ़ाते हैं, हम ये करते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस, सिंस इट इज अ सर्विस इंडस्ट्री, कैन नॉट बी चेक्ड बाय लुकिंग एट द डॉक्यूमेंट। यू कांट चेक। मान लीजिए हम लोगों को अपना सॉफ्टवेयर बनाना है, मान लीजिए मेरे को लग रहा है मेरे को सॉफ्टवेयर वगैरह चेंज करना चाहिए और 2-3 साल हो गया, तो मैं सॉफ्टवेयर किससे बनाऊं, वेबसाइट क्या चेंज करूं। लिखने के लिए तो कोई भी लिख कर दे देगा, हम वेबसाइट ऐसे बनाएंगे, पीएचपी करेंगे, वर्ड प्रोसेसर। वैसे ही लिखने से आप सर्विस का क्वालिटी चेक नहीं कर सकते। लिखने पे मत जाइए। आपको चेक कैसे करना होगा? 2 तरीका है। या तो एक तरीका आपको कुछ डेमो क्लासेस मिले, डेमो क्लासेस में भी फिजिकल क्लास जहां हो रही है वहां आप क्लासरूम में गए, आपको फिजिकल क्लासेस करने का मन है। या ऐसा हो सकता है कि डेमो क्लास आपको ऑनलाइन मिले, आपको क्लास में आने दिया जाए और आप क्लास करके ये कॉल ले। 1 या 2 क्लास आपको डेमो दिया जाए। 1 या 2 क्लास आपको डेमो 10 मिनट आधा घंटा का देने से नहीं होएगा, बिकॉज मे बी 10 मिनट्स और हाफ एन आवर आई एम टीचिंग दैट थिंग इन विच आई एम द बेस्ट। तो उससे तो टोटल पता नहीं चलेगा ना, बिकॉज एक सब्जेक्ट के लिए आपको 70-80 घंटे पढ़ाना है टीचर को, तो कम से कम 2-4 घंटे की तो डेमो मिले, 2 क्लास तो मिले। हम लोग डेमो लाइव क्लास में नहीं देते, बिकॉज मेरा खर्चा है, मैं अलाउ नहीं करता। लेकिन मैं तो हर बैच में, लाइव बैच में, मान लीजिए इस बैच में 21 क्लास हुई है, अभी 5-6 और करेंगे, 4-5 कल सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 2-3 और, उसमें से मैं कम से कम 2 या 3 क्लास यूट्यूब पे डाल देता हूं। और ऐसे ही कोई एडिटिंग करे बगैर नहीं, उसके अंदर कोई हम लोग ऑडिटर जो मान लीजिए वीडियो बनाता है जो हमारा, उसमें वो पीछे कितने सारी चीजें लेकर आता है, आप देखेंगे ग्रीन पर्दा लगाते हैं, फिर मैं यहां तो कुछ चेंज नहीं करता, मैं डिट्टो डाल देता हूं। तो मैं स्टूडेंट को बोलता हूं, आई एम नॉट सेइंग आई एम गुड और बैड, आई एम सेइंग कि भाई मेरा जो पढ़ाने का तरीका है आपके सामने है, आप देख लो उसको, आप उसको दूसरे से कंपेयर कर लो, वहां से भी डेमो ले लो, और कंपेयर करके जहां पर आपको अच्छा लगे वहां ज्वाइन करो। पैसे की बात बाद में आ रहे, पहले ये तो समझे ना कि हमें समझ में कहां आएगा, कहां ठीक से मैं ये बोलूंगा मैं बहुत सारा मटेरियल कराता हूं, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, मैं मॉक पेपर सॉल्व कराता हूं, बोलकर क्या होएगा? सामने दिखाओ ना यार। सर्विस को थोड़ा टेंजिबल बनाओ, इनटेंजिबल होने के बजाय, बिकॉज कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो दिखता है, लेकिन सर्विस तो इनटेंजिबल है ना, उसको टेंजिबल बनाना होएगा। तो आप वो सर्विस को लेकर चेक करेंगे। नॉर्मली मेरे को जहां तक लगता है कोई भी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाने का वीडियो बहुत कम है। ये वीडियो भरती है एसीसीए क्या है क्या नहीं है, सीएमए क्या है, हम आपको डिस्काउंट दिलवा देंगे, हम ये कर देंगे, ये भरती है। हर दिन सब लोग ये वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन कोई चीज है, मान लीजिए प्राइसिंग है, मान लीजिए कोई चैप्टर है, वेरिएंस है, मान लीजिए अकाउंट्स का कोई चैप्टर है, कोई वीडियो नहीं डालते। कैसे पढ़ाते हैं? डाला भी गया होगा तो कोई 2 साल में 1 वीडियो, जीवन में कभी 1 बार। हो सकता है वो लोग अपना क्वालिटी दूसरा को नहीं दिखाना चाहते, चीटिंग कर लेगा, ठीक है भाई, लेकिन आप जब उसका कस्टमर बनेंगे तो आप देखेंगे ना वो पढ़ाते कैसे हैं। मे बी फिजिकली, मे बी ऑनलाइन, व्हाटएवर, मे बी लाइव नहीं दे रहे तो आपको वीडियो तो देखना होगा। तो जब आपको वीडियो देखने मिले आप जरूर देखिए। पहले इट इज नॉट एसेंशियल दैट आई एम ओनली गुड, और भी बहुत होंगे, हो सकता है मेरे से कम पैसे लेते होंगे, हो सकता है, देखे तो सही ना। कोई भी चीज खरीदने जाएंगे तो 4 जगह चेक करके ही जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? यानी कि आपको जहां लगता है, जिसका मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट बढ़िया है, जिसका आप यूट्यूब खोलेंगे या मान लीजिए सोशल मीडिया खोलेंगे, आपको ऐड बहुत दिख रहा है, तो एक तो हो सकता है खाली ऐड चमकाता है, कुछ है नहीं, और एक होता है सच्ची में अंदर में दम है। तो अंदर में दम हम कोई पढ़ के नहीं मानेंगे, कोई मेल देखकर, कोई ब्रोशर देखकर नहीं मानेंगे। हमें दीजिए, हमें क्या पढ़ना है वो चीज आप दीजिए, जो चीज आप देंगे हम उसको चेक करेंगे। अब 80 घंटा हम चेक नहीं कर सकते, 2-4-5 घंटा का वीडियो देख सकते, उनका अलग जगह सेव किया होगा, वहां से लेंगे और कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे 2-3 जगह कहां पर बढ़िया है। यानी कि आपको तसल्ली होगी कि मैं अगर यहां पर पढ़ता हूं
तो मेरे को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, चीजें कवर होंगी। यहां पर लिखने उकने का बात नहीं है कि भाई लिख दिया अच्छा से, ये दिख रहा है सामने, साक्षात है। अब उसके बाद अब फीस कंपेयर करी। फीस कंपेयर करने के लिए आपको लाइव मिलेगा, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, क्या फीचर्स होगा, कितने दिन आप देख सकते हैं, कितने दिन का वैलिडिटी है, मशीन का क्या रूल्स है, व्यूइंग का रूल क्या है, उन सबको कंपेयर करी। पहले आपने क्वालिटी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी को चेक किया, और अगर आपको कोई क्वालिटी दे ही नहीं रहे, आगे की बात सोचिए ही मत, जरूरत ही नहीं। पहले क्वालिटी देखिए, क्वालिटी अगर दो जगह बराबर है मोटा मोटी, या कोई जगह बढ़िया है थोड़ा, तब आप आगे का फीचर्स देखिए। आगे का जो फीचर्स होगा उसके बेसिस पे कॉस्टिंग आएगा, उसके बेसिस पे कॉस्ट प्राइस होगा। हो सकता है कि अगर क्वालिटी 5% ज्यादा है, फीस 50% ज्यादा है, नहीं जरूरत है भाई, हम उधर ही पढ़ लेंगे। आप लॉजिकली डिसाइड करेंगे कि मेरे को कहां पढ़ना है। आप लोग ये नहीं करते होंगे, हम तो करते हैं। हमारा कोई भी स्टाफ दूसरा ट्यूशन प्रोवाइडर को फोन लगाएगा, उसको क्या पता चल रहा है कौन है नहीं है। हमारे को भी लगाते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि हम ही करते हैं। बिकॉज बिजनेस करने हैं तो बिजनेस को बिजनेस जैसे ही करना होगा। कॉम्पिटिटर हमारे बारे में पता लगाता है, हम उसके बारे में, हम उसका मान लीजिए प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बन के उसको बहुत सारी बातें पूछेंगे, समझेंगे कि उनमें क्या बढ़िया है जो हमारे में नहीं है, हम उसको ओवरकम करेंगे और हम उसके बाद अपने आप को ग्रो करेंगे। तो अगर मैं मार्केटिंग एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, प्रोडक्ट में क्या चाहिए और लोग क्या ऑफर कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे मैं अपना कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करके प्रोडक्ट को ऑफर करूंगा, तो ऐसा हो सकता है क्या कि दूसरा अगर 2000 रुपया चार्ज कर रहा है, मैं 50,000 कर रहा हूं। इतना मार्केट इनएफिशिएंट नहीं है, मार्केट प्योरली इफिशिएंट है। इंफॉर्मेशन आर फ्रीली अवेलेबल, कोई छुपा के नहीं रख सकता कि ये बढ़िया है ये खराब है, बस वो बढ़िया खराब परखने की चेष्टा होनी चाहिए। तो नॉर्मली मैंने एनालिसिस किया है मार्केट में कि भाई ज्यादातर लोगों की फीस हमारे से ज्यादा है, किसी की कम है, लेकिन जिनकी भी कम है उनका क्वालिटी बहुत खराब है, वो है ही नहीं, वो क्वालिटी का क्यों ही नहीं जानते। तो नॉर्मली अगर कुछ कम फीस है भी तो भी वो हमसे कंपीट नहीं कर सकते। मतलब मार्केटिंग एनालिसिस करते हैं, रेगुलरली होते रहता है, ये नहीं कि एक दिन का काम है, ये रेगुलरली स्टाफ फोन लगाएगा, मैसेज करेगा, मेल करेगा, समझेगा, डेमो लेगा, देखेगा, चेक करेगा, सामने खुल के आ जाएगा। बिकॉज आदमी कस्टमर के साथ तो ठीक से बात करेगा ना, कॉम्पिटिटर से नहीं करेगा। उसको क्या पता चलेगा कौन फोन लगाया, कौन क्या किया, हमें क्या पता चलता है इतना सारा। मेरे को तो मैंने देखा है कि जो मैं करता हूं मेरा कॉम्पिटिटर वही करने लग जाता है। इसका मतलब उसके पास सारा इंफॉर्मेशन मेरा है तो है, कोई बात नहीं है, छुपा थोड़ी ना सकते हैं। आई मीन टू से दैट in any market, in any product, what price depends upon target audience, customers, what they want, what quality they want, what they value, and competitor analysis. ये दोनों को चेक करना जरूरी है। और प्राइसिंग के लिए मेरा खर्चा क्या है। आज मान लीजिए मैं अगर कोई पर्टिकुलर कोर्स पढ़ाने के लिए 58 ले रहा हूं, मान लीजिए कोई जन मेरी जैसी क्वालिटी ही 20,000 में दे रहा है, मान लीजिए कोई नहीं है बट दे रहा है, मैं 20,000 में ऑफर नहीं कर सकता बिकॉज कॉस्टिंग में नहीं आता, पढ़ता में नहीं आ रहा है। जितना खर्चा अगर जोड़कर उसका कॉस्टिंग निकालते हैं तो उस कॉस्टिंग में फॉल नहीं करता है, यानी कि फिर मेरे को बिजनेस बंद कर देना है। बिकॉज आज नहीं तो कल वो ऑलरेडी अपने आप ही सक्सेस, बिकॉज 20,000 और 58 हाउ इट इज पॉसिबल, एंड द सेम क्वालिटी, बेटर क्वालिटी। So if I can't match the cost, then I need to stop. बट मेरे को यह सोचना होगा वो वही क्वालिटी 20,000 में दे रहा है, यानी कि मेरा कुछ तो प्रॉब्लम है, मेरा गुड्स बनाने का खर्चा अलग है, मैं ठीक से काम नहीं करता हूं, कॉस्ट कंट्रोल नहीं है। हमारे यहां एज कंपेयर टू एनी ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट सबसे कम है, तो कॉस्ट में तो कोई मेरे से कंपीट कर ही नहीं सकता, दैट्स गारंटी। बिकॉज अपने ऐसा नहीं सोचते कि ये पानी का गिलास है कि खुद उठा के नहीं रखेंगे, बाबूगिरी नहीं आता है, सब काम खुद करने के। ये काम नहीं बोल रहा कि सब काम मैं करना चाहता हूं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भी काम कर रहे हैं तो वो खराब है, वो छोटा है, वो नहीं करना है। चाहे कितने भी बड़े हो जाए, हमें सब काम करना है, आना चाहिए।
सो नॉर्मली कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है ग्लास उठाने के लिए भी आदमी 4 चाहिए, हमारे यहां एक ही चाहिए भाई, नहीं चाहिए ज्यादा. सो फॉर दैट रीजन माई कॉस्ट इज ऑलरेडी लोएस्ट. हाउ कैन कंपीट विथ मी at a price range any other organization? Not possible for them. They can't compete with Prakash Saraf because cost पढ़ाते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेरा जिंदगी से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है अच्छे से जानता हूं. सो नोबडी कैन कॉस्ट कंट्रोल. बट अगर मेरे को लगता है कि कोई मेरे से कम दाम में वो, तो मेरे को कॉस्ट कम करना होगा सर्वाइव करने के लिए. अदरवाइज आई कांट फाइट. टू फाइट आई नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट. यानी कि आपको कॉस्ट भी देखना पड़ता है. तीसरा कुछ और देखना पड़ता है. हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, कस्टमर्स कितने हैं, मार्केट का साइज क्या है, मोनोपोली है कि ओलिगोपोली है, किस तरह का मार्केट है. बिकॉज उसके बेसिस पे यू अंडरस्टैंड. सपोज आई एम चार्जिंग 58,199 फॉर CMA US. सपोज आई एम चार्जिंग फॉर ACCA से 15,000. तो 15,000 रुपए के बदले इफ आई विल रिड्यूस द फीस टू 14,000, 13,000, नंबर ऑफ स्टूडेंट में इंक्रीज. बट कितना मेरे को मालूम नहीं, मेरे को नहीं मालूम है. और दुनिया का ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जहां पर आप प्राइस डिक्रीज होने से कितना डिमांड बढ़ेगा नहीं मालूम है. आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और अगर प्रोजेक्शन में ऐसा आता है कि प्राइस डिक्रीज करने से डिमांड बढ़ेगा और जितना बढ़ेगा उससे आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आप प्राइस गिराएंगे. लेकिन अगर डिमांड बढ़ेगा भी तो आपकी इनकम कम होएगी, तो आप प्राइस क्यों गिराएंगे? व्हाई यू विल रिड्यूस द प्राइस? सो प्राइस इलास्टिसिटी, मार्केट फैक्टर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द डिमांड, टू एनालाइज द प्राइस. प्राइस एक प्रोडक्ट और सर्विस का क्या होगा? वो कंपनी को रेवेन्यू देता है, वो कंपनी को प्रॉफिट देता है, वो कंपनी के कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, वो कंपनी का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाता है. यानी कि सेल प्राइस डिटरमाइन करे बगैर कोई बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता. और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है. ये ऐसा प्रोसेस है जिसको डिटरमाइन प्रॉपरली करना जरूरी है. सारे फैक्टर्स जो प्राइस को अफेक्ट करेंगे उनके बारे में सोचना जरूरी है. नॉर्मली हम लोग ऐसा बोलते हैं कॉस्ट, कस्टमर, कॉम्पिटिटर. हमारा खर्चा क्या है, कस्टमर को क्या चाहिए, कौन टारगेट ऑडियंस है, क्या वैल्यू चाहिए, और कॉम्पिटिटर कौन है, वो लोग क्या दाम में ऑफर कर रहे हैं, क्या क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं. ये 3 मेजर फैक्टर्स है जो प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करने में हमें हेल्प करेंगे. चाहे मैं हूं सराफ एकेडमी, चाहे कोई और है, सब लोग ये फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं. चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे रिलायंस ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, गूगल हो, एप्पल हो, कोई भी हो, सब ये फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं. कोई बोलेगा सर एप्पल का फोन का दाम तो सबसे ज्यादा है. एप्पल का टारगेट ऑडियंस अलग है, उनको एप्पल के बजाय दूसरा लेना ही नहीं है. भाई अलग अलग मार्केट है, अलग अलग फीचर्स है. आप ये तीनों फैक्टर को एनालाइज करके प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करते हो, सर्विस का प्राइस पता लगाते हो. और वो प्राइस ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका इनकम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए. मे बी यू आर अ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट. मान लीजिए कोई क्लब है, कोई चैरिटी है, कोई सोसाइटी है, तो भी आपको प्राइस वैसा रखना है जिसमें फायदा ज्यादा से ज्यादा हो. ये नहीं कि हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट है तो प्राइस हम ज्यादा नहीं रखेंगे. बिकॉज जब फायदा होगा तभी दुनिया का भला कर सकते हैं. यू नीड टू सेव योर सेल्फ, देन ओनली यू कैन सेव अदर्स. अगर हम लोग फ्लाइट में जा रहे हैं तो आपातकालीन घटना में पहले अपना सुरक्षा देखना है, तब दूसरा को सुरक्षा दे पाएंगे. नहीं तो दूसरा को सुरक्षा कैसे देंगे? चैरिटी यू कैन डू व्हेन यू आर वेल डेवलप्ड, then only you can do charity. Otherwise you can't do charity. Maybe in the not for profit oriented organization, profit is not the prime motive, but profit is one of the important motive, even though in a not for profit oriented organization also. And profit depends upon product pricing, service pricing. अब है प्राइसिंग करने के लिए हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है उसके बेसिस पे प्राइसिंग करेंगे. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब मान लीजिए वी आर ऑफरिंग ACCA, सीमा, CPA एंड ऑल दैट. तो मार्केट में CA का ट्यूशन फीस क्या है, CME का क्या है, दीज आर सब्स्टिट्यूट, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब टी, कॉफी, बिकॉज द पर्सन विल बी हैविंग टी और कॉफी एनीवन. तो टी का दाम, कॉफी का दाम को रिलेटेड होना चाहिए.
या कॉम्प्लीमेंट्री में ऐसा भी बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, कि मान लीजिए जैसे पेप्सी है, तो पेप्सी कंपनी के पास कितना टाइप का बिवरेजेस वगैरह है, पेप्सी का लेस चिप्स भी है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। कॉम्प्लीमेंट्री, आदमी कोई ड्रिंक ले रहा है तो उसके साथ उसको चिप्स खाने का मन है, तो इन दैट केस दे आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। तो हम प्रोडक्ट का प्राइसिंग कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे। कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर क्या करना चाहते हैं हम लोग, क्या सोचना चाहते हैं? सबसे पहले हमारा कॉस्टिंग क्या है, खर्चा क्या है। कॉस्ट आप केवल वेरिएबल कॉस्ट लेंगे कि वेरिएबल प्लस फिक्स्ड लेंगे कि रेलेवेंट कॉस्ट लेंगे, क्या लेंगे? अगर शॉर्ट टर्म के लिए प्राइसिंग है, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए कोई नया ऑर्डर आया है, ओनली वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं है। रेलेवेंट कॉस्ट मतलब आपको दूसरे से कंपीट करना है, कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना है, देन रेलेवेंट। रेलेवेंट मतलब आगे चैप्टर में मेक और बाई में आएंगे, सिंपल बात में रेलेवेंट इज दैट विच इज रेलेवेंट इन डिसीजन मेकिंग, रेलेवेंट इज दैट विच इज गोइंग टू अफेक्ट योर डिसीजन। आप इनडायरेक्टली ऐसा सोच लीजिए कि फिक्स कॉस्ट इग्नोर करना इज रेलेवेंट डिसीजन, बिकॉज आप कोई भी प्राइसिंग रखिए, फिक्स कॉस्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो शॉर्ट टर्म प्राइसिंग कैन बी बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट टर्म प्राइसिंग कैन बी बेस्ड ऑन रेलेवेंट कॉस्ट, बट लॉन्ग टर्म प्राइसिंग शुड बी बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आपका टोटल मिला के खर्चा क्या पड़ेगा, आप एब्जॉर्प्शन एबीसी जो भी लगाना है लगाइए, और लॉन्ग रन में आपको फिक्स कॉस्ट कवर करना है। तो लॉन्ग रन में आपका प्रोडक्ट क्या दाम पे बिकना चाहिए जिससे कि आपका खर्चा कवर हुए। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में जैसे पिछले क्लास में somebody was asking a question relating to profit markup 20% और 30%। मार्कअप मींस कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज और मार्जिन मींस सेल प्राइस के ऊपर परसेंटेज। इफ द क्वेश्चन इज सेइंग कॉस्ट ईच $20, प्रॉफिट ईच 20% मार्जिन, कॉस्ट ईच $20, प्रॉफिट ईच 20% मार्जिन, what is the sale price? You will do 20 plus 20% of 20, let's do, because 20 is cost, where is 20% is margin, margin on sales। अगर sales is x, profit is 0.2x, so cost is 0.8x। cost आपको $20 मालूम है, so $20 is 0.2x, then what is x? We need to understand that जब हम cost plus pricing करेंगे, वो लोग आपके साथ लैंग्वेज से खेलेगा क्वेश्चन में। मार्कअप मींस परसेंटेज ऑन कॉस्ट, मार्जिन मींस परसेंटेज ऑन सेल, परसेंटेज ठीक से लगाएंगे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन प्राइसिंग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग करते हैं। कौन ऑर्गेनाइजेशन? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिनका कंपटीशन बहुत नहीं है, जिनमें मार्केट में अपना डिमांड बनाया है, अपना मार्केट बनाया है, चाहे मोनोपोली है, चाहे कुछ है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, तो वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग करते हैं। प्लस प्राइसिंग मार्कअप वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? बेस्ड ऑन टारगेट इनकम, कि हमें इतना कमाना है, इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इतना इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न होना चाहिए, जैसे हम लोग टारगेट कॉस्टिंग किए थे। रेलेवेंट कॉस्ट प्राइसिंग मतलब, रेलेवेंट कॉस्ट मतलब कॉस्ट नहीं। मान लीजिए मैं अगर ट्यूशन नहीं पढ़ा के अभी कुछ और करता हूं, तो मेरे को ट्यूशन से जो इनकम होती वो तो नहीं हो पाएगी, तो वो जो इनकम ट्यूशन से होती वो दूसरे काम में होनी चाहिए। रेलेवेंट कॉस्ट इंक्लूड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप एक काम के बदले दूसरा काम करेंगे, तो जब काम आप छोड़ रहे हैं उसके कारण आपको जो नुकसान हो रहा है वो उस काम से आना चाहिए, दैट इज रेलेवेंट कॉस्ट, पार्ट ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, बट अभी रेलेवेंट मतलब विच इज गोइंग टू अफेक्ट योर डिसीजन। सो रेलेवेंट कॉस्ट के बेसिस पे भी आप प्राइसिंग कर सकते हैं। जब हम लोग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग करेंगे, व्हेन वी विल बी डूइंग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, तो इन दैट केस हम लोग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग करने के लिए इवैल्यूएशन ऑफ डिमांड कर्व, सर्कल कैलकुलेशंस एंड पीडी, मतलब वी ऑलवेज नो दैट प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड, विच कैन बी मेजर्ड बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मान लीजिए मैं अगर अपनी ट्यूशन फीस 10% बढ़ाता हूं, तो स्टूडेंट 5% कम हो जाएंगे। सो इन प्रकाश सराफ, इन सराफ एकेडमी, the price elasticity of demand will be 5% by 10%. It is always a negative relationship. Change in demand 5%, change in price 10%, which is coming 5 by 10.5. 0.5 means less than 1. That means in my training classes, the elasticity is less than 1 inelastic. मतलब प्राइस के चेंज करने से स्टूडेंट के नंबर्स में चेंजेस कमती है, एज कंपेयर टू प्राइस चेंजेस
the number changes in the student is less. That means I am in a better position to change the price of my product. Because अगर मैं दाम बढ़ाऊंगा अभी तो स्टूडेंट गिरेंगे कमती. बट अगर मान लीजिए 10% प्राइस चेंज करने से चेंज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट 20%, देन इन दैट केस 20/10 2 times. दैट मीन्स माई प्रोडक्ट इज इलास्टिक. और इलास्टिक होने से जनरली आपको प्राइस बहुत जल्दी से बढ़ाना नहीं चाहिए, बिकॉज आपका प्रोडक्ट इलास्टिक है, बढ़ने से बहुत जोर का डिमांड गिर जाएगा. अब कौन सा प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी, कौन सा बिजनेस में कैसा है, मान लीजिए फिगर दिया आपने, कैलकुलेट कर लिया, बट प्रैक्टिकल लाइफ में जानना बहुत मुश्किल है. मैं हर बैच में जब पढ़ाता हूं मैं बोलता हूं, क्या मेरे को कोई भी स्टूडेंट हेल्प कर सकता है कि अगर मैं अपनी ट्यूशन फीस बढ़ाऊंगा, गिराऊंगा, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मेरे को नहीं मालूम, आप कहां से बताएंगे यार, इतना दिमाग लगाने के बाद. हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, कोई भी बिस्किट साबुन वगैरह बेच रहा है, आप बोलेंगे दाम बढ़ने से कितना गिरेगा, नहीं मालूम है. आप बुद्धि बहुत कुछ लगा सकते हैं, बट दैट इज जस्ट प्रोजेक्शन. सो इन द क्वेश्चन डेटा गिवन यू आर कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. In the practical life, you can calculate elasticity based on projection, but that is not 100% sure. अगर आपका मार्केट मान लीजिए B2B है, आपको पता है कि ये हमारे कस्टमर्स हैं, आपको पता है कि उनका क्या बार्गेनिंग पावर है, आपको पता है कि दाम बढ़ाने से वो लोग नहीं लेंगे, उससे लेंगे, इससे लेंगे, तो हो सकता है कि आप थोड़ा एक्यूरेसी लेवल इंक्रीज करके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हो. अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है. मेरे केस में तो इट्स अ रिटेल, देयर इज नो B2B. स्टूडेंट्स रिटेल है, रिटेल सेल होता है, तो स्टूडेंट कम दाम करने से, बेसी दाम करने से कितना बेसी और कम आएगा, बहुत मुश्किल है जानना, बहुत मुश्किल. मे बी हम स्टूडेंट लोग जब इंक्वायरी रेस करते हैं तो हम लोग उनसे पूछें आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं वगैरह वगैरह, और वहां पर पता लगाया जाए कितने स्टूडेंट प्राइस के कारण छोड़ के जा रहे हैं, वो लोग क्या प्राइस बोलते हैं, किया जा सकता है. बट फिर डेटा मेंटेनेंस और बेटर होना पड़ेगा, बिग डेटा. देन इन दैट केस जो स्टाफ लोग डील करते हैं कस्टमर्स को, उनको ये चीजों पूछकर जाननी पड़ेंगी अच्छे से. और वैसे कोई भी स्टूडेंट डायरेक्टली नहीं बोलने वाला है कि हम पैसे फीस के लिए ज्वाइन नहीं कर रहे. देयर मे बी फ्यू, देयर आर मेनी हु आर नॉट ज्वाइनिंग, बट दे आर एक्चुअली बिकॉज ऑफ द फीस ओनली. मतलब एक अटैचमेंट करके जानना होगा. सो आई मीन टू से दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ सब्जेक्टिव मेजर बट विच इज रिक्वायर्ड, बिकॉज आप प्राइस गिराओगे, बढ़ाओगे, यही सोचकर कि आपका प्राइस इलास्टिसिटी कैसा है. अब मान लीजिए I am teaching 1000 students when the average fees is 20,000 per student, considering all the 5 courses. लेकिन if I will increase the fees to 22,000, then the number of students will be 950. मैं 1000 स्टूडेंट को बढ़ाता हूं, एवरेज में फीस 20,000 पर स्टूडेंट है, और अगर मैं फीस को 22,000 कर दूं तो आई विल बी टीचिंग 950 स्टूडेंट्स. सो शुड आई डू दिस? क्या मेरे को ये करना चाहिए? क्या भाई? 1000 students, 20,000 per student tuition fees. So if I will increase the tuition fees to 22,000 and suppose the number of students will be 950 in that case, so should I do this? पहली बात है, ध्यान दीजिए कि आपका 1000 इंटू 20,000 मतलब 2 करोड़ का रेवेन्यू है. लेकिन अगर 950 इंटू 22,000 करेंगे तो रेवेन्यू कितना होगा? 950 इंटू 2200 करेंगे तो 22,000 करेंगे तो रेवेन्यू कितना होगा? क्या भाई? दो करोड़ 9 लाख, और पहले रेवेन्यू था 2 करोड़, यानी कि रेवेन्यू प्राइस बढ़ाने से 9 करोड़ बढ़ गया है. क्या खर्चा बढ़ेगा क्या? वेदर द कॉस्ट विल इंक्रीज बाय चेंजिंग दिस. पहले 1000 स्टूडेंट पर स्टूडेंट एवरेज फीस 20,000, नाउ इट इज 950 स्टूडेंट पर स्टूडेंट एवरेज फीस इज 22,000. सो द रेवेन्यू इज 9 लाख मोर, 90,000 मोर, 90,000 है खाली मोर, नॉट 9 लाख. कि 2 करोड़ 9 लाख ही होगा. एक लड्डू आप कम लिखे हो मेरे ख्याल. हाँ ठीक है. तो मैं बोल रहा हूं क्या मेरे को ऐसा करना चाहिए क्या? अगर मान लीजिए ऐसा होने वाला है, शुड आई डू दिस? हम लोग को ये सोचना है कि क्या खर्चा बढ़ेगा क्या?
तो ऐसे तो स्टूडेंट कम है तो खर्चा तो गिरना चाहिए, बिकॉज 1000 के बदले 950 स्टूडेंट बढ़ाएंगे, सो देयर शुड बी डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। बट मेरे को ऐसा नहीं लगता है मेरे केस में कोई खर्चा बढ़ेगा। मेरे केस में कोई खर्चा बढ़ेगा तो हो सकता है कि बाय इंक्रीजिंग द प्राइस आई नीड टू डू सम मार्केटिंग, मे बी ऑन सोशल मीडिया, गूगल एडवर्ड्स, मे बी लिंक्डइन, मे बी फेसबुक, कुछ ना कुछ इंस्टा फिस्टा पे रील फिल बना के कुछ मार्केटिंग करना होगा। आप बोलेंगे सर वीडियो बनाकर डालेंगे, वीडियो बनाकर डालेंगे उसका भी तो कॉस्ट है यार, वीडियो एडिटर रखना पड़ता है, वो पैसा लेता है, बहुत सारी चीजें खर्चे लगते हैं। आप अगर सोशल मीडिया पे पैसा देकर मार्केटिंग करेंगे वो अलग बात है, लेकिन आप कुछ भी करेंगे उसका भी खर्चा लगता है। तो अगर मेरा खर्चा एडिशनल खर्चा 9 लाख से ज्यादा होगा तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, और अगर मेरा खर्चा 9 लाख से कम होगा तो मैं ऐसा करूंगा, बिकॉज एडिशनल इनकम शुड बी ग्रेटर देन एडिशनल कॉस्ट, देन ओनली आई शुड बी डूइंग दैट। और मेरे बारे में भूल जाइए, मैं तो ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप किसी के बारे में भी सोचिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्राइस बढ़ा रही है गिरा रही है तो क्या करना है कि प्राइस बढ़ाने या गिराने से जितना भी सेल रेवेन्यू बढ़ेगा खर्चा उससे कमती बढ़ना चाहिए। मान लीजिए मैं उल्टा बोल रहा हूं कि हम लोग 20,000 सेल प्राइस रख के रखे हैं, हमने प्राइस एवरेज में 18,000 कर दिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट 1000 के बदले 1200 हो गए। तो पहले था 2 करोड़ का सेल, अब 1200 इंटू 18,000, 1200 इंटू 18,000 कितना होएगा? 1200 स्टूडेंट इंटू 18,000 एवरेज फीस। $1,200 इंटू 18,000 एवरेज फीस, यानी कि पहले से 16 लाख ज्यादा, लेकिन पहले से 200 स्टूडेंट ज्यादा है, तो 200 स्टूडेंट ज्यादा पे एक्स्ट्रा खर्चा तो जरूर लगेगा, कुछ भी वेरिएबल हो थोड़ा तो लगेगा। फिक्स कॉस्ट वही रहेगा, लेकिन वेरिएबल खर्चा एडिशनल पड़ेगा। अगर वेरिएबल खर्चा एडिशनल 16 लाख से ज्यादा है तो मैं नहीं करूंगा, अगर वेरिएबल खर्चा एडिशनल 16 लाख से कम है देन आई विल बी डूइंग दिस। हम लोग ऐसा बोलते हैं, बचपन में पढ़े होंगे, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू 2 करोड़ के बदले 2 करोड़ 16 लाख, 16 लाख। मार्जिनल कॉस्ट इफ ग्रेटर देन 16 लाख आई विल नॉट बी डूइंग, मार्जिनल कॉस्ट लेस देन 16 लाख आई विल बी डूइंग। बचपन में बहुत सारा डायग्राम बनाते होंगे, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स एमआर इक्वल्स टू एमसी, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। डायग्राम बनाते थे, चमकाते थे, ऐसे फैसे बहुत कुछ लिखते थे, समझ में कुछ नहीं आता था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं आता था, लेकिन लॉजिकली हो सकता है समझने की चेष्टा नहीं करते थे। आप इस चीज को कोई डायग्राम में प्रेजेंट करिए, टेबल में प्रेजेंट करिए, कोई फॉर्मूला बनाइए, जो बनाना है बनाइए, बट बात सीधी इतनी है कि प्राइस चेंज करने से व्हाट इज द इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड व्हाट इज द इंक्रीज इन कॉस्ट। इंक्रीज इन रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन इंक्रीज इन कॉस्ट, और प्राइस चेंज करने से व्हाट इज द डिक्रीज इन रेवेन्यू एंड व्हाट इज द डिक्रीज इन कॉस्ट। इफ द डिक्रीज इन कॉस्ट इज ग्रेटर देन द डिक्रीज इन रेवेन्यू वी शुड बी डूइंग दैट। अब आप उसको फॉर्मूला बनाइए, टेबल बनाइए, ग्राफ बनाइए, जो करना है बनाइए। आप जैसे जैसे ऐसे ऐसे लाइन एमआर इक्वल्स टू एमसी जैसे भी बनाइए, हम भी फॉर्मूला वगैरह सीखेंगे, कोई याद नहीं करना है, सिंपल बात है। लेकिन आपका प्राइस चेंज करने से डिमांड कितना चेंज होगा वो डिपेंड करेगा इलास्टिसिटी पे, और इलास्टिसिटी कोई 100% श्योर नहीं है। इलास्टिसिटी आप प्रोजेक्ट करेंगे, और इलास्टिसिटी प्रोजेक्ट करने के बेसिस पे आप प्रोजेक्ट करेंगे कि प्राइस चेंज होने से इतना चेंज होगा इनकम में, और उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ेंगे। बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस केस में थोड़ा ज्यादा रेलिवेंट है, बट B2C मेरे जैसे बिजनेस में थोड़ा उतना रेलिवेंट है नहीं। बट अगर आप कॉस्टिंग वगैरह के साथ साथ इन बातों को भी सोचेंगे तो हो सकता है कि आप अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेटर बेच पाएंगे, ज्यादा बेटर प्राइस पे सेल कर पाएंगे। दूसरा, हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मार्केट को भी देखना जरूरी है। मार्केट अलग अलग तरह का होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट मतलब जिस मार्केट में आप हैं, जो प्रोडक्ट आप बेचते हैं, आपके अलावा करोड़ों लोग हैं जो प्रोडक्ट बेचते हैं, और करोड़ों लोग हैं जो खरीदने वाले हैं। मेनी बायर्स मेनी सेलर्स, परफेक्ट मार्केट। जो भी नया प्लेयर आएगा वो सब बेच पाएगा, जो भी नया कस्टमर आएगा उसको सामान मिल जाएगा, बिकॉज जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है। सब लोग एक ही तरह का चीज बेच रहे हैं, कोई क्वालिटी कोई कुछ चेंज नहीं है। होमोजीनियस प्रोडक्ट, मेनी बायर्स मेनी सेलर्स, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट।
जिसको आना है आओ, जिसको जाना है जाओ, सबका बिकेगा, सबको ही लेने वाले। दैट इज कॉल्ड परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट में आपको प्राइस डिसाइड करना ही नहीं। अगर मान लीजिए कलकत्ता में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बिक रहा है, पेट्रोल डीजल, हर पेट्रोल पंप पे दाम सेम है, हर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल सेम है, और हर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बिक रहा है, मेनी बायर्स मेनी सेलर्स, मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह अगर कहीं की भी बात करें, सो दैट इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। आप एक से दूसरे पेट्रोल पंप पे जाएंगे, पैसा में भी सेल प्राइस बरोबर है, बिकॉज मेनी बायर्स मेनी सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, नथिंग। दैट मीन्स देयर इज नो प्राइसिंग रिक्वायर्ड। चैप्टर काम ही नहीं है। दुनिया में जो दाम चल रहा है चुपचाप आ जाओ, उसी दाम पे बेचो। बट अगर इम्परफेक्ट मार्केट है, परफेक्ट मार्केट नहीं है, इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट के अंदर अलग अलग 3 कैटेगरी होता है, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली मतलब आप अकेले हैं, दुनिया में कोई है ही नहीं, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस नहीं है जिसमें आप अकेले हैं। लेकिन मान लीजिए आपने खोज खाज के निकाल लिया, अकेले हैं, आप निकाल नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल देंगे, मैं तोड़ दूंगा उसको। दुनिया में मोनोपोली किसी भी चीज का नहीं रह गया है, लेकिन अगर मोनोपोली है तो आपको उतना बनाकर बेचना है, ऐसे दाम में बेचना है जिससे आपका फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। अब जब मोनोपोली है तो हम ये बोल नहीं सकते मैनी सेलर्स, कैसे बोले? मोनोपोली है तो हम ये बोल नहीं सकते होमोजीनियस, कोई दूसरा है ही नहीं, होमोजीनियस क्या बोले? दैट इज इम्परफेक्ट मार्केट। ओलिगोपोली मतलब 2-4 प्लेयर है बट वो सारा मार्केट कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए इंडिया में एफएमसीजी मार्केट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, साबुन तेल शैम्पू, ये सब आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, 4-5 लोग ही आएंगे। मान लीजिए एयरलाइन, मान लीजिए इंटरनेट, एयरटेल, वोडाफोन एंड ऑल दैट, कोई 50 प्लेयर नहीं है। These all markets in India are oligopoly market. In oligopoly market, some players are there. No free entry, free exit. Free entry, free exit इसलिए नहीं है because license, capital requirement, कुछ ना कुछ ऐसा है जो दूसरे को आने नहीं देता है। तो ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जो प्लेयर्स लोग हैं वो एक साथ रहते हैं, वो एक साथ प्राइस डिटरमाइन करते हैं जिससे कि किसी को भी तकलीफ ना हो। दे मेक अ कार्टल, वो एक साथ चलते हैं, वहां पर प्राइस डिटर्मिनेशन मिलके किया जाता है, वो लोग एक साथ एक दूसरे को हेल्प करते हैं। मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक मतलब मेनी बायर्स मेनी सेलर्स, मे बी होमोजीनियस प्रोडक्ट बट नॉट आइडेंटिकल, सिमिलर। मैं बोलूंगा ट्यूशन इंडस्ट्रीज मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मे बी सब लोग एसीसीए, सीमा, सीएम में पढ़ा रहे हैं, मान ली कोई भी नया भी चालू कर सकता है। मेनी बायर्स, किसको कोई खर्चा थोड़ी ना है बहुत ज्यादा, मोबाइल पे लेकर ही चालू हो जाए, कौन मना किया है? एनीबडी कैन स्टार्ट, बट द क्वालिटी इज टोटली डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, एंड दैट क्वालिटी शुड बी चेक्ड फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर थिंकिंग अबाउट फीस और एनी अदर कंडीशंस, सबसे पहले। और वो चेक करने का तरीका है, वो चेक करना जरूरी है, नहीं तो गलत सेलिंग हो जाएगा, गलत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग आई एम गुड और बैड बिकॉज मे बी देयर आर बेटर देन मी, आई मीन टू से दैट क्वालिटी चेकिंग करिए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट एक ही जैसा है लेकिन डिफरेंशिएटेड है, तो डिफरेंशिएटेड होने से आपने अपना मार्केट डेवलप किया है। आपका आदमी दूसरा जगह जाएगा ही नहीं चाहे कुछ भी मिले, बिकॉज आपने अपने लिए डिफरेंशिएटेड। तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हम बोल सकते हैं, थोड़ा क्वालिटी ऐसा वैसा, थोड़ा अलग। ऑल द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इज देयर इन मोनोपोलिस्टिक, जस्ट द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, प्रीमियम प्रोडक्ट्स और वट एवर यू से। तो अगर आप मोनोपोलिस्टिक हैं, अगर आप ओलिगोपोली में हैं, अगर आप मोनोपोली में हैं, तो प्राइस डिटरमाइन करना है। अगर आप परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम करते हैं, प्राइस डिटरमाइन नहीं करना है, प्राइस तो मार्केट डिटरमाइन कर रहा है। आप क्या करेंगे? वहां पर टारगेट कॉस्टिंग लग जाएगा, मार्केट में ये दाम में बेचना है, ये दाम में से इतना प्रॉफिट चाहिए, तो बैलेंस हमारा टारगेट कॉस्ट जो पहले पड़े थे। मतलब दिस एरिया इज अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मार्केट बेस्ड ऑन कितना बेचने से क्या क्वांटिटी बिकेगा, फायदा कहां होएगा, कॉस्ट के अंदर रेलेवेंट कॉस्ट ले कि नहीं, दैट इज वन वे। द अदर वे इज यू कैन से मॉडर्न प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। मॉडर्न प्राइसिंग में पेनिट्रेटिंग और स्कीमिंग। पेनिट्रेटिंग मतलब मान लीजिए रिलायंस जियो लेकर आया, तो रिलायंस जियो लेकर आया तो बोला भैया जियो एयरटेल वोडाफोन से कम दाम में। क्यों?
बिकॉज एयरटेल वोडाफोन का जो सब्सक्रिप्शन है उसको डिस्ट्रॉय करना है, मार्केट में और लोगों को इंटरनेट बेचना है। यानी कि जब आप पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग करेंगे, आप मोटा मोटी समझ लीजिए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं फ्री में नहीं, लेकिन बहुत कमती दाम में, वेरिएबल कॉस्ट में, उससे भी कम में। आपको मार्केट में मार्केट शेयर एक्वायर करना। मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट बहुत लॉन्ग लाइफ का है। ये नहीं कि इंटरनेट कोई 2-4 साल 10-20 साल चलेगा। तो फॉर दैट रीजन यू आर रेडी। और अगर आप मार्केट में कोई नया प्लेयर आ रहा है तो आप दाम कम कर देते हैं, जिससे कि दूसरा जन मार्केट में नहीं आ पाए। सो पेनिट्रेटिंग स्ट्रेटेजी इज एप्लीकेबल फॉर वेरी बिग मार्केट, वेरी बिग वॉल्यूम, ह्यूज मार्केट, हैविंग ह्यूज लाइफ साइकिल, बहुत दिन तक प्रोडक्ट चलेगा। यू वांट टू फाइट विथ अदर्स, you don't want to allow others to enter, you want to enter into a market which is like this. In this market you can say that elasticity will be high. elasticity high मतलब अगर आप थोड़ा कम दाम में लेकर आओगे, लोग भाग भाग के आपके पास आ जाएंगे। तो इसीलिए elasticity high आप ऐसा कर रहे हो। तो penetrating pricing policy मतलब launching product at a lesser price beginning, स्कीमिंग उल्टा, लॉन्चिंग प्रोडक्ट एट द बिगिनिंग वेरी हाई प्राइस। एप्पल का नया मोबाइल फोन, नया सीरीज, कौन लेगा? मैं तो नहीं लूंगा, हो सकता है आप लोग भी नहीं लेंगे, लेकिन जिनके पास पैसा है, जिनको चमकाना है, 15 सीरीज है, 14 सीरीज है, उनके लिए तो कुछ नहीं है भाई। उनको तो आज आया तो सबसे पहले ऑर्डर देके लेना है। तो एयरटेल, एप्पल बोल रहा है मैं तुम्हारे लिए ही हूं भाई, 10 का दे, 100 दे 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 भाई। यू आर टारगेटिंग क्रीम कस्टमर्स, यू नो दैट द प्राइस इलास्टिसिटी इज नॉट देयर। जो भी दाम चार्ज करेंगे लोग लेंगे। आपको क्रीम कस्टमर को टारगेट करना है। आपका डेवलपमेंट खर्चा बहुत जोर का लगा है, रिस्क है, कितना दिन प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, लाइफ साइकिल शॉर्ट है। तो आप इन दैट केस प्राइस स्कीमिंग में जाएंगे। स्कीम मतलब क्या होता है? दूध से घी निकालना। मतलब आप घी वालों को प्रोडक्ट बेचेंगे जिनको पैसे की कमी नहीं है, और फिर आप धीरे धीरे करके दाम गिराएंगे, नेक्स्ट लेवल को अचीव करेंगे, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल प्रोलॉन्ग करेंगे। दैट इज प्राइस स्कीमिंग। कोई भी नया लैपटॉप, कोई भी नया मोबाइल फोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में प्राइस स्कीमिंग बहुत जोर का होता है। इवन बढ़िया कंपनी का मोटर कार में भी, मारुति की नहीं बात कर रहा, बट अलग अलग जहां पर स्कीमिंग किया जा सकता है, वहां पर स्कीमिंग करने का कारण है शुरू में ही सारा खर्चा कवर करना, शुरू में केवल क्रीम कस्टमर को ऑफर करना, बाद में दाम गिराना, दूसरा लेवल को एक्वायर करना, प्रोडक्ट का लाइफ बढ़ाना। इसलिए उल्टा प्राइस की स्कीमिंग इज जस्ट रिवर्स ऑफ प्राइस पेनिट्रेटिंग, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशन। दिस प्राइस प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, मैंने बोला कि पेप्सी कंपनी में पेप्सी है, फिर उसके बाद अलग टाइप का बिवरेजेस है, फिर लेस का चिप्स है, बहुत सारा चीज है, वो उनका प्रोडक्ट लाइन है। मान लीजिए सैमसंग के अंदर सैमसंग के टीवी है, फ्रिज है, वो प्रोडक्ट लाइन है, सब एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम रिलेटेड आइटम्स। तो आप अपना प्रोडक्ट लाइन का कॉस्ट निकालकर उसके बेसिस पे उनका प्राइसिंग करेंगे। अगर आपको लगता है दो प्रोडक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप दोनों का प्राइसिंग इस तरह से रखेंगे कि लोग दोनों ले लें। वॉल्यूम डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट दो तरह का होता है। आप जोर से खरीदिए, ज्यादा क्वांटिटी खरीदिए, डिस्काउंट पे मिलेगा, कंपनी डिस्काउंट देगी। या आप 1 साल में 2 साल में इतना क्वांटिटी खरीदी, आपको डिस्काउंट मिलेगा। वॉल्यूम डिस्काउंट सभी जगह चलता है आजकल। तो डिस्काउंट साल भर चलता है यार, कोई भी चीज में, फर्नीचर ले लो, कपड़ा ले लो, जो भी चीज ले लो। पता नहीं यार डिस्काउंट क्या बोलते हैं, कि डिस्काउंट इज गोइंग ऑन 26 जनवरी 15 अगस्त नहीं, साल भर में भी हो सकता है। एक चलन चल गया है कि जानबूझ के ज्यादा दाम लिखना, फिर बोलना डिस्काउंट लेस कर किए। हमें डिस्काउंट वगैरह मेरे को तो नहीं पसंद आता। जो है दाम है भाई, दूसरा से कंपेयर कर लो, पसंद आए लो, नहीं तो नहीं लेना, नो डिस्काउंट नथिंग। बट in many businesses this is you can see attracting customers based on saying discount is very logical. Maybe कपड़ा इंडस्ट्री, मे बी फर्नीचर इंडस्ट्री, हो सकता है वहां पर ये काम करता हो, लेकिन वहां वॉल्यूम नहीं, वहां तो हर समय डिस्काउंट है यार। ये तो कल्चर ही बन गया है। कहीं कहीं पर होलसेल रिटेल वगैरह है तो होलसेल में डिस्काउंट दे रहे हैं, या आप साल में इतना खरीदोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। जैसे हम लोग रिटेल में कपड़ा वगैरह खरीदते हैं तो अपना कार्ड बना लेते हैं कि जब जब हम बाद में फ्यूचर में कपड़ा वगैरह खरीदेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा, कि आप कितना का बाइंग करते हैं। दैट कैन बी सेड एज इन रिटेल मार्केट ऑल्सो वॉल्यूम डिस्काउंट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक चीज को अलग अलग दाम पे अलग अलग मार्केट में अलग अलग कस्टमर को बेचना, नॉर्मली लीगली अलाउड नहीं। लेकिन आप इंडिया में बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट दे रहा है।
तो आप कमती दाम में बेच सकते हैं। या अगर हम बोल रहे हैं कि हम मान लीजिए अलग अलग कंट्री में ऑफर कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है, तो अलग अलग दाम में बेचते हैं, फीचर्स अलग है, कुछ सिस्ता टाइम के बेसिस पे आप कोई टिकट एयरलाइन का या मान लीजिए कोई रेल का टिकट बुक करेंगे 2 दिन पहले, पैसा बेसी लगता है, 2 महीना पहले पैसा कम लगता है। तो नॉर्मली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आर पॉसिबल, होलसेल, रिटेल, टाइमिंग, और डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फीचर्स, प्राइस डिपेंडिंग अपॉन कॉस्ट डिफरेंसेस, द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल। और मैंने लिखा नहीं है प्रोडक्ट बंडलिंग। आप अगर एक सब्जेक्ट का क्लास लेंगे पैसा बेसी, आप अगर 2 या 3 सब्जेक्ट का क्लास एक साथ लेंगे पैसा कम। आप कोई दुकान में जाएंगे, बोलेगा इसके साथ ये बाई करेगा, पैसा कम। कारण क्या है? सेल को बढ़ाना। कारण क्या है? जो प्रोडक्ट नहीं बिकता उसको बेचना। कारण क्या है? रेवेन्यू को इंक्रीज करना। कारण क्या है? सब प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना। कारण क्या है? वैल्यू फॉर मनी टू द कस्टमर को देना, कि कस्टमर का कम पैसा में ज्यादा सामान आ जाएगा। फॉर दैट रीजन देन ऐसा भी होता है, हम लोग बोलते हैं प्राइस बिडिंग, मुनादी करके बेचना। मुनादी 2 तरह का होता है, एक होता है 1 2 3, इसका हो गया, बहुत सारा मूवी वगैरह में देखा होगा। एक हो गया सील्ड बिड प्राइसिंग, एक टेंडर निकला है, सबको टेंडर भेजेंगे, जिसका टेंडर लोएस्ट प्राइस पे आएगा उसको काम दिया जाएगा। तो कहीं पर ओपन बिडिंग, कहीं पर सील्ड बिडिंग, बहुत सारा तरह का प्राइसिंग वगैरह चलता है, डिफरेंट स्ट्रैटेजी लगाया जाता है प्रोडक्ट का प्राइस निकालने के लिए। यह बात मेन ध्यान देना है कि प्राइस का कोई फॉर्मूला नहीं है, और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई प्राइस नहीं होता है, वो आपको मार्केट एक्सेप्ट करना है। लेकिन अदरवाइज अगर आपका बिजनेस अलग है, दूसरा है, परफेक्ट में नहीं है, मेरा तो नहीं है, इम्परफेक्ट मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम काम करते हैं, इसलिए प्राइसिंग हमें डिसाइड करना है कि हमारे प्रोडक्ट की ट्यूशन फीस क्या होएगी, व्हाट शुड बी द ट्यूशन फीस वी शुड बी चार्जिंग। बट अलग अलग बिजनेस में, अलग अलग नेचर में, अलग अलग सिचुएशंस में प्राइसिंग अलग अलग डिसाइड करना पड़ता है। आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में 2 तरह का आता है, या तो कॉस्ट डिटेल वगैरह दे दिया, बोला प्राइस निकालो, और या जो मैं बोल रहा था प्राइस इलास्टिसिटी के बेसिस पे इतना बेचेंगे, ये डिमांड में चेंज होगा, तो आपको क्या बेस्ट प्राइस रखना है, कितना फायदा होगा, वो निकालो। मैं उन दोनों जगह जा रहा हूं, सिंपल है, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। देयर इज नथिंग विच विल अफेक्ट योर ब्रेन और अंडरस्टैंडिंग। आप एक ये फॉर्मूला याद रखिए, याद रखिए मतलब एग्जाम में, सीएमए में, एसीसीए के अंदर फॉर्मूला सीएमए में ब्रैकेट में पेस्ट रहेगा, एसीसीए के अंदर फॉर्मूला सीट जो वो लोग शुरू में देते हैं वहां लिखा रहेगा। पी मतलब प्राइस, ए मतलब प्राइस एट विच डिमांड विल बी 0। मान लीजिए मेरा एवरेज में ट्यूशन फीस 20,000 है, अगर मैं ट्यूशन फीस 30,000 करूंगा, एक स्टूडेंट नहीं आएगा, तो ए इज 30,000 माइनस बी क्यू। माइनस बी क्यू मतलब वी आर सेइंग प्राइस एंड क्वांटिटी आर इनवर्सली रिलेटेड। तो बी क्या है कि क्वांटिटी कितना चेंज होगा प्राइस के चेंज होने से। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी विच इज इलास्टिसिटी। तो आप अगर इस फॉर्मूला को लगाते हैं तो आप प्राइस या क्वांटिटी निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको बी अच्छे से मालूम हो। बी मतलब जैसे मैंने बोला कि इफ आई एम चेंजिंग द ट्यूशन फीस बाई 10%, स्टूडेंट आर चेंजिंग बाई 5%, अगर मेरे को ये बहुत अच्छे मन से मालूम है कि ऐसा है मेरे केस में, तो मेरा इलास्टिसिटी 0.5 वो यहां फिट कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो बी आपको दिया रहेगा, आप घर से बना नहीं सकते। प्रकाश सर आपका एग्जाम्पल नहीं चल रहा है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको अप्लाई करना है। जैसे यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है $200 में 1000 यूनिट बिकेगा और $220 में 950 बिकेगा, ये दे दिया उन्होंने। यानी कि चेंज इन क्वांटिटी 50, चेंज इन प्राइस 20, चेंज इन क्वांटिटी 50, चेंज इन प्राइस 20, बी इज दैट ओनली। तो बी हमने निकाला चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस। यहां पर नीचे हम क्वांटिटी रख रहे हैं, क्यों? आप समझिए, इस फॉर्मूला में अगर बी इंटू क्यू है और बी मतलब है चेंज इन प्राइस बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी क्वांटिटी कैंसिल, तो आपका प्राइस आप आएगा। इलास्टिसिटी हम लोग बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी होता है ऊपर चेंज इन क्वांटिटी, नीचे चेंज इन प्राइस। बट इस फॉर्मूला में बी होता है उल्टा, बिकॉज अदरवाइज आप प्राइस सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमने बी सॉल्व किया, बी आ गया -0.4
ऑलवेज बी माइनस आएगा, बिकॉज प्राइस बढ़ने से डिमांड गिरेगा, डिमांड बढ़ने से प्राइस गिरेगा। अब हमें ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए हमने ये जो है P इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यू, हम लोग को P 200 या 220 मालूम है, ए नहीं मालूम है। हम लोगों ने बी सॉल्व कर लिया है, विच इज 0.4, माइनस पहले से ही दिया, माइनस माइनस प्लस मत कर देना। और अगर 200 प्राइस है तो 1000 है, तो हम ए सॉल्व कर लिए, या हम 220 से भी सॉल्व कर सकते हैं। 220 इक्वल्स टू ए माइनस 0.4 इंटू 950, उससे भी आ जाएगा, यही आएगा ए। यानी कि अगर हम 600, ये जो एग्जाम्पल दे रहा है वो बोल रहा है कि अगर हम 600 दाम रखेंगे तो क्वांटिटी कितना बिकेगा, लड्डू। आप ऐसा भी सोच लीजिए, आपको अगर कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, मुंह से करना है। 20 प्राइस बढ़ाने से 50 गायब, तो 20 और बढ़ाने से 50 और गायब, यानी कि 40 बढ़ाने से 100 गायब, तो 40 मतलब 400 बढ़ाने से 900, पूरा 1000 गायब। तो 200 के बदले 400 बढ़ाने से अगर सेल प्राइस 600 कर देंगे तो लड्डू हो जाएगा। लेकिन आप एग्जाम के लिए मैकेनिकली रहिए, आपने बी निकाल लिया, चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी पुट कर दिया, ए आ गया, यानी कि आपका प्राइस फंक्शन हो गया P इक्वल्स टू 600 माइनस 0.4 क्यू। अब हम लोग ये बोल रहे हैं, इन्होंने पूछा होगा क्वेश्चन में कि अगर हम लोग 300 दाम रखेंगे तो कितना क्वांटिटी बिकेगा, तो हमने प्राइस के बदले 300 क्यू को सॉल्व कर दिया, तो क्वांटिटी बिकेगा 750। या अगर हमें क्वांटिटी दे दिया और पूछा प्राइस क्या होएगा, हम वो निकाल लिए, बशर्ते ये 0.4 कांस्टेंट है। मेरा केस में तो नहीं है भाई कि इतना प्राइस चेंज करेंगे इतना स्टूडेंट कमती बेसी आएगा, मेरा केस में नहीं। अभी इसी क्वेश्चन में क्या दे दिया कि अगर आपका ये सिचुएशन है और आपका कॉस्ट $100 है, वेरिएबल कॉस्ट, एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का खर्चा $100, तो आपको कितना यूनिट्स बनाकर बेचना चाहिए। हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू मतलब ए माइनस 2BQ, प्राइस मतलब ए माइनस BQ, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब ए माइनस 2BQ। ये कहां से आया है, डेरिवेटिव, काम नहीं है। अगर प्राइस मतलब है, टोटल रेवेन्यू मतलब क्या होएगा, एक बार ध्यान दीजिए। हम लोग बोल रहे हैं प्राइस है ए माइनस BQ और क्वांटिटी है Q, तो टोटल रेवेन्यू बन गया, मतलब बन गया AQ माइनस BQ स्क्वायर। अगर हम इसको डेरिवेटिव निकालेंगे DDQ, तो AQ से Q गया, कांस्टेंट A बच गया, 2 पीछे आ गया तो बन गया 2BQ। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू। डेरिवेटिव मतलब चेंज, हम लोग चेंज ही तो निकाल रहे हैं कि अगर हम लोग ज्यादा बेचेंगे, ज्यादा दाम में बेचेंगे तो कितना रेवेन्यू चेंज होगा। आपको यह सब नहीं जानना है, मैं इसको हटा दे रहा हूं। आपको एग्जाम में प्रिंट करके देगा मार्जिनल रेवेन्यू दिस, तो हमने मार्जिनल रेवेन्यू ए मतलब 602, बी मतलब 0.42, 0.8 क्यू। मैंने अभी क्या बोला था कि अगर मैं 1000 के बदले 1200 स्टूडेंट पढ़ा रहा हूं तो जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा वो एक्स्ट्रा खर्चा से ज्यादा आना चाहिए। तो हम लोग बोल रहे हैं हमारा मार्जिनल रेवेन्यू तो ये है, और मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट 100 है। हम लोग कब दाम गिरा गिरा कर एक्स्ट्रा बेचते रहेंगे, जब तक हमारा एडिशनल कॉस्ट एडिशनल रेवेन्यू से कम रहेगा। जब हमारा एडिशनल कॉस्ट एडिशनल रेवेन्यू के बराबर होगा हम और नहीं बेचेंगे। तो हम ये दोनों को बराबर कर रहे हैं, 100 इक्वल्स टू 600 माइनस 0.8 क्यूब। तो सॉल्व करके क्यू कितना आ रहा है, 625। यानी कि हम 625 से ज्यादा नहीं बेचेंगे, 625 से कम भी नहीं बेचेंगे, बिकॉज कम बेचेंगे तो और एडिशनल बेचने से एक्स्ट्रा इनकम होएगी। तो हम 625 यूनिट्स अगर बेचेंगे तो प्राइस क्या दाम होगा, 625 अगर हम बेचेंगे तो प्राइस क्या दाम होगा। तो हम लोग ये 625 को अगर Q इक्वल्स टू P माइनस AB में पुट करेंगे तो वो P सॉल्व करके आएगा 350। यानी कि अगर हम 350 में बेचेंगे, 100 वेरिएबल कॉस्ट है, 250 कमाएंगे, 625 यूनिट्स पे ये बेसी से बेसी कमाएंगे। ऐसा क्वेश्चन भर के एग्जाम में देता है कि आपको ये इक्वेशन जो कि डिपेंडेंट है प्राइस इलास्टिसिटी पे, जो कि डिपेंडेंट है कांस्टेंट चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी रिलेशनशिप, उसको लगाएंगे तो आप ये सॉल्व कर पाएंगे। आप इसको मत देखिए, प्लीज हियर मी।
प्लीज हियर मी, आई एम सेइंग दैट अगर हम लोग दाम कम करेंगे ज्यादा क्वांटिटी बिकेगा, तो क्या हमें बेचना है? अगर एक्स्ट्रा क्वांटिटी बेचने से जो सेल रेवेन्यू एक्स्ट्रा आएगा वो अगर एडिशनल खर्चे से ज्यादा है तो बेचना है। कब तक बेचते जाना है? जब तक एडिशनल रेवेन्यू एडिशनल खर्चे से ज्यादा होगा एक्स्ट्रा बेचते जाना है, दाम गिरा गिरा कर बेचते जाना है। कब रुक जाना है? जब एडिशनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एडिशनल कॉस्ट, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है, याद नहीं करना, दिया रहेगा, ए माइनस टू बी क्यू। उसमें पहले आपको ए निकालना है और बी निकालना है। बी क्या है? इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में देगा, चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी। बी माइनस में आएगा। आप माइनस छोड़कर, माइनस तो फॉर्मूला भाई है, माइनस टू बी क्यू, माइनस तो ऑलरेडी है। ए मतलब आप पी इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यू में बी पुट करके, पी पुट करके माने क्यू पुट करके पी निकाल लीजिए, ए निकाल लीजिए। तो आपका ए सॉल्व करके आया कि वो दाम पे जिसमें डिमांड नहीं। तो आपका ए पता है, माइनस टू इंटू बी पता है, क्यू नहीं पता है। मार्जिनल रेवेन्यू क्यू के टर्म में पता है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट, एडिशनल यूनिट्स बनाने का खर्चा, बराबर करके क्यू सॉल्व कर दीजिए कि इतना क्वांटिटी बेचने से ज्यादा फायदा होगा। ये क्वांटिटी का वैल्यू पी फंक्शन में पुट कर दीजिए, प्राइस फंक्शन में प्राइस आ जाएगा। वो प्राइस पे इतना क्वांटिटी बेचने से मैक्सिमम फायदा। इसके बेसिस पे कुछ ना कुछ इधर इधर पूछते जाएगा। फॉर्मूला एक ही है, एक पी माइनस ए बी क्यू, पी इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू ए माइनस टू बी क्यू। बस दो फॉर्मूला है। अगर आप दो बार लिखकर करेंगे अपने आप याद हो जाएगा, वैसे जरूरत नहीं है। एग्जाम में इंफॉर्मेशन देगा, आपको उसको फॉलो करना है। बी और ए निकालना है और मैकेनिकली प्रोसीड करना है। बी और ए निकालने के बाद विच इज कॉल्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑप्टिमम प्राइसिंग, क्या दाम में। और अगर यही चीज आपको टेबल में देता है कि भाई इतना इतना यूनिट्स बिकेगा, ये प्राइस पर यूनिट होगा, ये कॉस्ट होगा, हर लेवल पे इनकम निकाल लीजिए। एक में 50 माइनस 44, टू में 2 इंटू 47 माइनस 2 इंटू, जिस लेवल पे ज्यादा इनकम होगा दैट इज बेस्ट। हर लेवल पे हमने निकाल लिया टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल कॉस्ट कितना है, ये सबसे ज्यादा है, यानी कि हम 6 यूनिट बनाकर बेचेंगे। मेरा केस में ये हो सकता है, लेकिन फिर मेरे को वापस नहीं मालूम है कौन सा लेवल पे कितना यूनिट्स बिकेगा, कितने स्टूडेंट आएंगे। कॉस्ट के लिए इन्होंने यहां पर लिखा है जो हम लोग पहले पढ़े थे, कॉस्ट फंक्शन y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। कहीं पढ़े थे क्या हम लोग? कॉस्ट फंक्शन y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, एनीबडी? क्या गरिमा? आई शाबाश, थैंक यू। रिग्रेशन, टाइम सीरीज, ये सब जगह जहां स्टैट्स पढ़े थे वहां रिग्रेशन में कॉस्ट फंक्शन या सेल कितना होगा एडवर्टाइजमेंट के बदले, वही चीज वापस लिखा हुआ है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट जानना, दैट इज y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। y is the total cost, a is the fixed cost, b is the variable cost per unit, x is the number of units। फिर यहां पर मार्कअप मार्जिन लिखा हुआ है कि भाई कॉस्ट का, प्रॉफिट का कैलकुलेशन ठीक से करिएगा। और लास्ट में यू कैन से दैट प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, थोड़ा सा इलास्टिसिटी का कैलकुलेशन भी मैंने दिखा दिया। कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 मींस इनइलास्टिक और ग्रेटर देन 1 मींस इलास्टिक। कोई प्रोडक्ट में अगर इलास्टिसिटी कम है, इसका मतलब आपके पास स्कोप है कि आप प्राइस चेंज करेंगे, डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी ज्यादा है, यानी कि डिमांड, प्राइस चेंज करने से डिमांड पे बहुत जोर का फर्क आएगा, तो आपको सोच समझकर प्राइस चेंजेस करना है। और फिर यहां पर स्कीमिंग प्राइसिंग, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग, प्राइस डिफरेंशिएशन, वॉल्यूम डिस्काउंटिंग, उन सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है। यानी कि कैलकुलेशन टाइप एक ही पार्ट है, P इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यू, एम आर इक्वल्स टू एम सी, या टेबल वाला, या कोई कॉस्ट दे दिया और बोला प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर सेल प्राइस बताओ, जो चीज जनरल कॉमन सेंस, मेनली थ्योरी है। लेकिन क्वेश्चंस न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल दोनों सारा है, दोनों तरह का है। चैप्टर एकदम प्रैक्टिकल है। कोई ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप हेल्प करेंगे, भाई तुमको क्या दाम में सामान बेचना है, क्या दाम रखना है, फायदा ज्यादा होगा, क्या करना चाहिए, आप कैसे सोचेंगे?
कस्टमर के बारे में सोचेंगे, कॉम्पिटिटर के बारे में सोचेंगे, खर्चे के बारे में सोचेंगे, मार्केट के बारे में सोचेंगे, आप सोचेंगे प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, आप सोचेंगे कोई अलग तरह का प्राइसिंग, स्कीमिंग, पेनिट्रेटिंग ये सब लगाना चाहिए क्या, आप यही सब सोचेंगे जिससे कि सेल ज्यादा हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, फायदा ज्यादा हो और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। प्राइसिंग डिसीजन इज रिक्वायर्ड ओनली इन इम्परफेक्ट मार्केट, नॉट इन परफेक्ट मार्केट, बिकॉज परफेक्ट मार्केट में तो वही प्राइस होना होगा जो मार्केट में है, यू कांट चेंज द प्राइस। So tuition industry is not a perfect market. It's an imperfect market. Under imperfect, it is monopolistic market. Not monopoly, not oligopoly. Our market is monopolistic. The quality is different. Based on the quality, we can charge different prices. और सर्विस जहां भी ऑफर होती है, सभी सर्विस का मार्केट मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है जनरली। अगर प्लेयर्स थोड़े ही हैं, देन इन दैट केस इट कैन बी ओलिगोपोली, बट अगर प्लेयर्स बहुत सारे हैं, देन इन दैट केस इट इज मोनोपोलिस्टिक। और मोनोपोली कहीं है ही नहीं कोई चीज का। तो अलग अलग मार्केट, अलग अलग इलास्टिसिटी, बेस्ड ऑन दैट द प्राइस नीड टू बी डिसाइडेड। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज इनकम। मैंने एक एक लाइन पढ़ा नहीं है, आप पहले एक एक लाइन पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार, क्लास का रिकॉर्डिंग करेंगे। अगर आपका पहले का सारा पढ़ाई होकर रखा है तो क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, नहीं होके रखा है कोई बात नहीं है, नेक्स्ट दिन तो मैं ट्राई कराऊंगा ही। 1-1.5 घंटा में क्वेश्चंस करूंगा, डिमांड, प्राइस, इलास्टिसिटी, पी, ए माइनस बी क्यू, सभी तरह का कोई थ्योरी वाला क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से मन से पढ़ना है, दिमाग लगा के, नहीं तो कितना आप पढ़ेंगे, सब याद करते करते भूल जाएंगे। डोंट ट्राई टू मग अप एनीथिंग। लेकिन इसके अलावा दूसरा जगह से मत पढ़िए। जो नोट्स बनाया गया बहुत सोच विचार के बनाया गया। आपको लगता है कोई चीज कम है तो आप स्टडी टेक्स्ट रेफर कर लीजिए, अदरवाइज रेफर दिस ओनली, डोंट रेफर एनीथिंग एल्स। Whatever I am giving in the class slides, that the thing we should study. Based on that, questions we can do from study text, exam kit, wherever we required. That's other thing. Okay? So leaving for today, meeting on Friday, completing this and starting make or buy, basically relevant cost decisions. Thank you to all of you. Tada, bye bye. Take care. Study hard.